हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ, और मैथ का चैप्टर हमारा लेसन 8 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पाठ का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। यह पाठ हम 2 अध्याय में पढ़ेंगे, 8वां लेसन और लेसन नंबर 9। पहले में हम लोग जानकारी लेंगे उस ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उसका परिचय लेंगे, और पाठ 9 में हम लोग उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का हम किस तरह से अनुप्रयोग करते हैं। यह पाठ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग परीक्षा में 15-16 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए हमारे लिए प्रमुख हो जाता है इसे पढ़ना और समझना। तो आइए हम इस पाठ को समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस पाठ का नाम क्या है, त्रिकोणमिति। इस शब्द का अर्थ, तो यदि हम इसका संधि विच्छेद करें त्रिकोणमिति का, तो त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब 3 कोणों वाला, और अगर मिति का हम अर्थ निकालें तो मेजरमेंट होता है माप, यानी मापने वाला। तो पूरे त्रिकोणमिति इस पाठ का नाम अगर हम समझें, इसका आशय समझा जाए हिंदी में क्या है, तो 3 कोणों को मापने वाला। अब 3 कोणों को मापने वाला कहलाता है त्रिकोणमिति। अब 3 कोण किसमें होंगे, तो 3 कोण किसमें होंगे, तो 3 कोण किसमें होते हैं, त्रिभुज में। किसमें होते हैं, त्रिभुज में। तो त्रिकोणमिति में हम ऐसा त्रिभुज पढ़ेंगे जिसमें एक कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का। ध्यान दीजिए, त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए हम केवल एक ही कोण का प्रयोग करेंगे, और वह कोण हमारा कौन सा होगा, 90 अंश वाला। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो हमें इस पाठ में समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना है, इसी से संबंधित हमें सवाल को पढ़ना है। तो आइए इसके अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी 3 भुजाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज है। आइए हम इसका नाम लिखते हैं ABC, और दूसरे वाले त्रिभुज का भी नाम हम सेम ही लिखते हैं ABC। समकोण त्रिभुज में एक शब्द तो एकदम से नॉर्मल है, जिसे आप बिल्कुल आराम से समझ लेंगे। सबसे लंबी भुजा, सबसे लंबी भुजा कर्ण कहलाती है। तो इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो सबसे लंबी भुजा हमें कौन सी दिखाई देगी, AC। यहां पर भी आपको सेम दिखाई देगा, AC सबसे लंबी भुजा है। तो सबसे लंबी भुजा हमारी क्या हो जाती है, कर्ण। इसके लिए एक शब्द और हम लिख सकते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। अब बचती है हमारी 2 भुजाएं, और इन दोनों भुजाओं में थोड़ा सा संशय हमें होगा। तो इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से इनके नामकरण को हमें करना है। तो आइए हम देखते हैं, और बड़े आसान तरीके से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो कर्ण तो हमारा क्लियर हो गया, सबसे लंबी भुजा। बाकी 2 भुजाएं बच रही, AB और BC। AB और BC, इसी का नामकरण हमें करना है। इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले हमें एक कोण निश्चित करना होता है। क्या निश्चित करना होता है, एक कोण निश्चित करना होता है। तो चलिए पहले वाले में हम मान लेते हैं कि हमारा कोण क्या है, C। कोण कौन सा है, C। तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब कहलाती है। अब बाकी एक भुजा बच जाती है जिसे हम आधार के नाम से जानते हैं। आइए हम सेकेंड वाले में देखते हैं कोण को बदल के। यहां पर हम मान लेते हैं कि हमारा जो कोण है वो कौन सा है, A। अब A के सापेक्ष अगर हम देखें तो A के सामने की जो भुजा हमारी है वह है BC, और सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। बाकी जो शेष बच रही है वह हमारी हो जाती है आधार।
तो बड़े आराम से हम इस त्रिभुज में 3 भुजाओं को समझ लिए हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा कोण पूछा जा रहा है। कोण अगर यहाँ पर सी पूछ रहा है तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी। अगर कोण ए पूछ रहा है तो ए के सामने की भुजा लंब कहलाती है। सबसे लंबी भुजा कर्ण, बाकी जो शेष भुजा हमारी बच जाती है वह आधार कहलाती है। तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है इन 3 भुजाओं के बारे में अध्ययन करने का। अगर ये 3 भुजाएं हम अच्छे से समझ लें तो हमारा चैप्टर नंबर 1 बड़े आसान तरीके से समाप्त हो जाता है। आइए इस पे हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। कोण को इस तरह से नाम से भी लिखा जाता है, या कभी कभी इन कोणों को हम थीटा से भी इंगित करते हैं। किससे लिखा जाता है? थीटा से। तो ये सिंबल किसका है? थीटा, क्योंकि यह कोण सभी के लिए मान्य होता है, तो हम थीटा से इसको प्रदर्शित कर लेते हैं। तो यहां पर हम बड़े आसानी से क्या लिख सकते हैं कि थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। सबसे लंबी भुजा हमारी कर्ण होगी और बाकी जो शेष भुजा हमारी बच जाती है वह आधार हो जाती है। ठीक है, अब हम इस पे आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल आप इसे आसान तरीके से समझ गए होंगे कि यदि 2 त्रिभुज दिखाई दे उसमें कोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। आपने लेसन 6 पढ़ा होगा अनुपात वाला, जिसमें आपने त्रिभुज का अनुपात, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप नॉर्मली देख लीजिए। यहां पर त्रिभुज चाहे जैसा भी हो, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है ABC, जिसका एक कोण 90 अंश का है और ये C वाला जो कोण है ये 60 डिग्री का है। दूसरा हमने एक और त्रिभुज लिया और ये भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, जिसका एक कोण कितने अंश का है? 90 अंश का है। और इसका दूसरा वाला जो कोण है वह 60 अंश का दिया गया है। आइए इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि ये त्रिकोणमिति का अनुपात क्या है, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? अनुपात। आपने नाम सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि हम साइन थीटा पढ़ते हैं, कॉस थीटा पढ़ते हैं, सेक टेन थीटा पढ़ते हैं, कॉट थीटा पढ़ते हैं, कॉसेक थीटा या फिर सेक थीटा। इन सब की जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से इनके अनुपात को हम निकालते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो हमारे पास ये 2 त्रिभुज है। 2 त्रिभुजों को अगर हम देखें, कंपेयर करें, इसकी तुलना करें, तो बड़े आसानी से हम इसे क्या करेंगे? समरूप सिद्ध करेंगे। तो समरूप सिद्ध करने का नियम क्या होता है? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में अगर हम दोनों त्रिभुजों को लें और दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करना चाहें, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारा ये कोण B जो दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री का है और यहाँ पर कोण Q भी कितने अंश का है? 90 अंश का है। तो कोण B बराबर कोण Q, अगर आप रीजन लिखना चाहते हैं तो प्रत्येक कितने अंश के हैं? 90 अंश के हैं। चलिए दूसरा कोण देख लेते हैं। दूसरा कोण आप देख रहे होंगे C, कोण C। वैसे त्रिकोण का नाम 3 अक्षरों से लिखा जाता है। आप इसे चाहे ACB करके भी लिख सकते हैं। इस कोण को PRQ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर कोण सिंगल है तो आप सिंगल दर्शा सकते हैं। तो कोण C बराबर किसके होगा? कोण R के। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश का होता है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि हमारे 2 कोण इक्वल हैं। 2 कोण अगर बराबर है तो हमारा तीसरा वाला कोण अपने आप बराबर हो जाता है, और ऐसा हमने पीछे प्रमेय भी पढ़ा है। तो अगर हम प्रमेय की सहायता से देखें तो अब हमारा ये त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप सिद्ध हो जाता है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। और जैसे ही हमारा त्रिभुज समरूप हो जाता है, इनकी सभी भुजाएं अनुपात में हो जाती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? समान अनुपात। तो आ जाते हैं बच्चों, हम अपने भुजाओं के अनुपात को देखते हैं। तो हमारी भुजाएं कौन सी है? हाँ, एक चीज आप ध्यान देना, आपने देखा होगा पीछे, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आपने संगत का नाम सुना होगा। संगत में क्या होता है? जैसे अगर मैं अपना दाहिना हाथ ऐसे हाई कर रहा हूं तो आपका दाहिना ही हाथ उठना चाहिए। अगर मैं अपनी एक उंगली उठा रहा हूं राइट वाली, और वो भी ये पहली उंगली, तो आपको भी सेम यही उठानी है। ये होती है संगत।
तो संगत भुजाएं हमें लिखनी है। तो अब संगत भुजाएं कौन सी होंगी, आप ध्यान से देखिए। जैसे मैंने यहाँ कौन सी संगत भुजा में, मैंने यहाँ पे लिया ए बी। हमने अभी क्या बताया आपको कि अगर त्रिभुज समरूप है तो पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज अगर समरूप सिद्ध हो गया है तो इनकी भुजाएं समान अनुपात में कहलाती है, समान अनुपात में हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर ये भुजा हमारी है लंब, अगर देखा जाए ए बी, तो ए बी के संगत यहाँ कौन सी भुजा मिलेगी, पी क्यू। ए बी के संगत हमें कौन सी भुजा मिल रही है, पी क्यू। और अगर हम दूसरी भुजा ले लेते हैं तो दूसरी भुजा हमारी क्या है बच्चों, आप ध्यान से देखो, ये आधार है तो यहाँ पर क्यू आर आधार होगा, तो बी सी और बटा कितना हो जाएगा, क्यू आर। तीसरी भुजा अगर हम ले तो ए सी और यहाँ क्या ले सकते हैं, पी आर। तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं, ए सी बटा पी आर। तो इस तरह से हमारी ये तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, एक समान अनुपात में हो जाती हैं। आइए इस पे हम और थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन दो भुजाओं को लेके कंपेयर करते हैं, फिर इन दोनों भुजाओं को कंपेयर करेंगे और लास्ट में हम ये पहले के साथ में तीसरी भुजा का कंपेयर करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पहली और दूसरी भुजा को लेके कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। अगर इसे हम थोड़ा सा संशोधन करें तो बी सी को मैं यहां कर सकता हूं, पी क्यू को मैं यहां ले सकता हूं, तो ये बन जाएगा हमारा ए बी बटा बी सी यहां आ जाएगा, तो बटा बी सी बराबर पी क्यू यहां आ जाएगा, तो पी क्यू बटा क्यू आर। ओके, ये हमारा हो गया पहला। अगर मैं दूसरे की चर्चा करूं तो दूसरा हमारा क्या दिया है, दूसरा दिया है बी सी बटा क्यू आर और बराबर है ए सी बटा पी आर। और सेम प्रोसेस अगर हम यहां भी करना चाहें तो ए सी को मैं यहां ले सकता हूं, तो हो जाएगा बी सी बटा ए सी, और क्यू आर को मैं यहां कर सकता हूं, क्योंकि यहां बटे में भाग है, इस साइड में जाके गुणा हो जाएगा, अंश में चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं क्यू आर बटा पी आर। और एक स्टेटमेंट हमारा और बच रहा है, तो चलिए तीसरा देख लेते हैं। और तीसरा हम यहां लिख ले रहे हैं, तीसरा क्या दिया है, ए बी बटा पी क्यू। आप बस ध्यान से देखते जाइए, मैं किस तरह से आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सिखाता हूं। तो बटा क्या दिया है, पी आर, और इसे मैं यहां आगे लिख दे रहा हूं। तो ए बी बटा पी क्यू को यहां करेंगे, ए सी यहां ले आएंगे, तो ये हमारा नया क्या बन जा रहा है, ए बी बटा ए सी, और ये बराबर हो जाएगा पी क्यू बटा पी आर। अब आप ध्यान दीजिए, हमारे पास ये 3 अनुपात प्राप्त हो जाते हैं, और ये 3 अनुपात समकोण त्रिभुज वाले 60 अंश के कोण में, यानी 60 अंश वाला समकोण त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो वह समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का अगर दिया है, तो वह त्रिभुज चाहे छोटा सा रहे या और बड़ा दे दिया जाए, या फिर ये त्रिभुज और बड़ा दे दिया जाए, ये तीनों अनुपात सेम बराबर ही आएंगे। ये तीनों के तीनों अनुपात क्या आते हैं, एकदम बराबर आते हैं, चाहे आपके त्रिभुज छोटे हों या उससे बड़े, लेकिन त्रिभुज कैसा होना चाहिए, 60 अंश वाला समकोण त्रिभुज, 60 अंश वाला समकोण त्रिभुज। तो ये अनुपात क्या आ रहे हैं, सब में सेम बराबर आते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम अपने कोण को बदल दें और यहाँ पे हम 30 अंश लिख दें, 45 अंश लिख दें, तो सेम प्रोसेस होगा, सभी कोणों के लिए यह अनुपात बराबर आएगा। आइए अब इसको हम अपने आधार और लंब के रूप में लिखते हैं, जिससे हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होगा। तो फिर से हम अपना सेम त्रिभुज हमारा कौन सा था, 60 अंश वाला समकोण त्रिभुज ए बी, और ये रहा हमारा सी, ये 90 डिग्री का। दूसरा हमारा त्रिभुज कौन सा था, जिसका नाम है पी क्यू आर, और इसका भी एक कोण कितने अंश का है, 60 अंश का। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 त्रिभुज है,
पहले एक त्रिभुज का नाम है एबीसी और दूसरे त्रिभुज का नाम है पीक्यूआर। अब यहाँ आप देखिए ए बी बटा बी सी। अब अगर मैं इसमें चर्चा करूं तो ये हमारी सबसे लंबी भुजा है और ये लंबी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। यहाँ 60 अंश दिया है, अभी आपने पीछे क्या पढ़ा, 60 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। ये हमारा लंब हो गया। बाकी जो शेष बच रहा है वह क्या होगा बच्चों? वह हमारा होगा आधार। बहुत आसान तरीके से आप इस बात को अगर समझ पा रहे हैं। सेम प्रोसेस हम यहां लाते हैं तो सबसे लंबी भुजा हमारी क्या होगी? कर्ण। कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। ये PQ लंब हो जाता है। शेष जो हमारी एक भुजा बच रही है वह क्या हो गई बच्चों? आधार। क्या हो जाती है? आधार हो जाती है। आज आप जानेंगे कि त्रिकोणमिति में 6 ही अनुपात हम क्यों पढ़ते हैं। तो यहां देखिए दिया है ए बी बटा बी सी। अगर आप यहां देख पा रहे होंगे ए बी क्या है, तो आप यहां देखिए ए बी क्या है? लंब। तो मुझे यहां पर मिल क्या रहा है? लंब। और बटा क्या मिल रहा है? BC। और BC क्या है? आधार। तो लंब बटा आधार, अर्थात मुझे एक अनुपात ये प्राप्त हो रहा है लंब बटा आधार। अगर यही चीज हम यहां देखें PQ बटा QR में, तो PQ क्या है? लंब। और बटा आधार QR, तो लंब बटा आधार। तो मुझे एक अनुपात तो मिल रहा है कौन सा? लंब बटा आधार वाला। दूसरा अगर हम यहां देखें BC बटा AC, आइए हम BC देखते हैं। तो BC हमें क्या दिखाई दे रहा है? BC हमें आधार मिला, आधार। और अगर हम बटा में करें तो बटा में क्या दिखाई दे रहा है? AC। और AC अगर आप देख पा रहे होंगे तो AC क्या है बच्चों? AC यहाँ पे कर्ण है। तो यहाँ पर एक अनुपात हमें क्या मिल जा रहा है? आधार बटा कर्ण। आइए इसमें देख लिया जाए। इसमें क्या दिया रहा है? QR बटा PR। QR आधार है और PR क्या है? PR आपका कर्ण है। तो सेम यहां पर भी क्या मिल रहा है? आधार बटा कर्ण। तीसरा अगर हम यहां चर्चा करें AB बटा AC, आप AB देख पा रहे होंगे। AB क्या दिया है? लंब। AB क्या दिया है? लंब। और बटा क्या दिख रहा है? बटा आपको यहां दिख रहा होगा AC, और AC यहाँ पे क्या दिया है? कर्ण। इस तरह से अगर हम यहां देखें तो हमारे पास ये 3 अनुपात, आप चाहे जैसा समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे सेम ये अनुपात आपको प्राप्त हो जाएंगे। अब अगर हम यहां चर्चा करें या इसके अनुपात को लिखना चाहें तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं, आप ध्यान से देखिए। एक तो मैं लंब बटा कर्ण लिख सकता हूं। तो ये तीनों चीजें क्या आपको समझ में आ गई है? तो मुझे क्या क्या मिल रहा है? लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण, या कर्ण बटा लंब। अगर मैं इसके अनुपात को यहां देखूं तो क्रम से मैं आपको दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। मैं इसे लिख सकता हूं लंब बटा कर्ण, और ये सभी त्रिभुज के लिए है। ये अगर समकोण त्रिभुज है तो ये सभी त्रिभुज के लिए मान्य है। तो लंब बटा कर्ण, ये हमारा पहला मिल रहा है अनुपात। दूसरा अनुपात में आधार बटा कर्ण भी लिख सकता हूं, आधार बटा कर्ण। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो लंब बटा आधार लिखा जा सकता है। मैं आपके अनुपात को एकदम क्रम से लिख रहा हूं, लंब बटा आधार। मैं आधार बटा लंब भी लिख सकता हूं, आधार बटा लंब। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? आधार बटा, अभी आपने कर्ण लिखा था तो इसे हम कर्ण बटा आधार भी लिख सकते हैं। तो ये पांचवा हमारा हो गया कर्ण बटा आधार। और अगर मैं छठे की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कर्ण बटा लंब। इस तरह से हमारे पास ये किसी भी समकोण त्रिभुज में 6 अनुपात के अलावा 7वां अनुपात हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ये 6 अनुपात आपके पास है। अब जैसे आपसे बोला जाए कि भाई लंब बटा कर्ण, इतना बड़ा नाम, तो इतने बड़े नाम को शॉर्टकट में लिखने के लिए, छोटा लिखने के लिए इसको किसी नाम से इंगित किया गया। जैसे बोला जाता है भैया कल्लू के पापा, तो कहीं ना कहीं कुछ उसका नाम रख दिया जाता है, तो उसे हम शॉर्टकट में लिखते हैं। तो लंब बटे कर्ण को क्या लिख दिया गया? साइन। आधार बटा कर्ण इसे कॉस, फिलहाल इसका लंबा नाम भी है, ये शॉर्टकट नाम है। लंब बटा आधार इसे दर्शा दिया गया tan से। आधार बटा लंब इसे काट से दर्शाया गया, और कर्ण बटा आधार इसे दर्शा दिया गया आपका सेक।
और कर्ण बटा लंब को किससे प्रदर्शित कर दिया गया, cos 1 से। क्योंकि हम जानते हैं कि इन सब के लिए हमें एक कोण की आवश्यकता होती है और ये जितना भी लिखा गया किसी एक कोण के लिए है। अब एक कोण 60 अंश का भी हो सकता है, या एक कोण 30 अंश का भी हो सकता है, 45 का भी हो सकता है। इसलिए इसके लिए एक हम सामान्य, एक हम मानक कोण मान लेते हैं और वह कोण हम क्या मान लेते हैं, थीटा, जो सभी के लिए मान्य होता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास इस त्रिकोणमिति के ये 6 अनुपात प्राप्त हो जाते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन और कॉट सेक, और ये छठवां हमारा है कौशिक थीटा। तो मुझे भरोसा है कि आप ये 6 अनुपात किस तरह से हमने आपको बताया, किस तरह से हमने ये 6 अनुपात को प्राप्त किया, अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिलहाल आपको इतना ज्यादा स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ज्यादा से ज्यादा इसे याद करने की आवश्यकता है। आपके कोचिंग सेंटर में या विद्यालय में एक अनुपात बताया गया होगा और काफी फेमस भी है, मैं यहाँ आपको दिखा दे रहा हूं, जिसे आप शायद जान भी रहे होंगे, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। और अगर मैं इस पे चर्चा करूं तो बड़े आराम से आप इस पे ये 6 अनुपातों को लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, आप पहला अगर देखें तो यल बटा के, यहां शॉर्टकट नाम दिया गया है, जैसे लंब को यल से लिखा गया है, लंब को किससे दर्शाया गया, यल से। आधार को किससे दर्शाया गया है, आधार को ए से। और अगर मैं कर्ण की बात करूं तो कर्ण को किससे इंडिकेट किया गया है, के से। और ये लगभग हर जगह ही चल रहा है, हर संस्थानों में। तो पहला वाला अगर हम देखें, अगर इसके क्रम को सही क्रम में लिखा जाए तो सही क्रम में आपको क्या मिल रहा है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ये बराबर किसके होता है, साइन थीटा। अर्थात ये पहला वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा, पहला क्या हो जाएगा, साइन थीटा। दूसरा हमारा दिया है आधार बटा कर्ण, ए बाई के, आधार बटा कर्ण, और ये बराबर किसके हो जाएगा, कॉस थीटा। तो आप बड़े आसान तरीके से इसे आप याद कर सकते हैं। और तीसरा एक बच रहा है यल बटा ए, मतलब लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार हमारा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। अब इसी का अगर हम अपोजिट कर दें, उल्टा कर दें, व्युत्क्रम कर दें, तो आप बड़े आसानी से क्या लिख सकते हैं, टेन का अपोजिट काट होता है, काट बराबर क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब बराबर किसके, कॉट के, तो कॉट थीटा। अगर हम कर्ण बटा आधार कर दें, कर्ण बटा आधार जो किसका अपोजिट है, कॉस का अपोजिट है, तो सेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। और कर्ण बटा लंब अगर यहां लिख दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा के। इस तरह से बच्चों हमारे पास ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये आपको एकदम बेहतर और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बाकी हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे, और पाइथागोरस प्रमेय के फार्मूले से हम स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही फार्मूला समाप्त होगा आपका प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्नावली 8.1 समझ लीजिए कि अगर ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको आ गया और साथ में अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला आ गया तो समझ लो पहला चैप्टर आपका एकदम से समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, हम मिलते हैं अगले वाले लेसन में, अगले वीडियो में। ओके बच्चों, आप लोग इसी तरह से बेहतर लाइव रहिए, देखते रहिए, और इसको आप सब्सक्राइब और बटन को दबाते रहिए। ओके बेटा, दैट्स ऑल।